मैं जवानी में ही विधवा हो गई और ये दुख मेरे लिए कोई कम नहीं था। उसके बाद मेरे ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा। मुझे किसी गैंग ने किडनैप कर लिया। वह लोग मुझे रोज नशा देते थे और मेरे साथ उस गैंग के लोग रोज दिन भर में कई बार। किसी तरीके से मैं वहां से भाग निकली और अपने घर पहुंची तो खानदान वालों ने मुझे अपनाने से मना कर दिया और मुझे घर से भी निकाल दिया। घर से निकलने के बाद एक दिन जब मैं सड़क पर जा रही थी तो एक गाड़ी वाले ने मुझे अपने साथ बिठा लिया और जब मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने मेरे साथ। मेरा नाम कंचन है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनकी बहुत लाडली भी। इसीलिए मेरे ऊपर कभी भी किसी भी बात की कोई पाबंदी नहीं थी। जो मैं कहती थी मेरे पास मेरे माता पिता वही करते थे। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे पिता बहुत अमीर थे। हमारे पास पैसे और जायदाद की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी को औषधियों का अच्छा ज्ञान था, जिससे वो लोगों का छोटा मोटा इलाज कर दिया करते थे और उन्होंने मुझे भी बहुत कुछ सिखा दिया था। मेरे पिताजी की एक बहन थी जो हमारे ही मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहती थी। मेरे पिता के जीजा जी यानी फूफा जी मेरे पिता के हिस्से की जायदाद भी लेना चाहते थे। वह मेरे पिताजी से कहते थे कि तुम अपनी इतनी जायदाद का क्या करोगे? तुम्हारी बेटी तो ससुराल चली जाएगी। तुम्हारे पास कोई बेटा भी नहीं है जो तुम्हारी जायदाद संभाल सके। इसीलिए तुम अपना सब कुछ अपनी बहन के नाम कर दो। अपने बचपन से ही मैं अपने खानदान में ये झगड़ा देखती हुई आ रही थी। मेरे पिताजी किसी भी हाल में अपनी जायदाद बुआ को देने के लिए राजी नहीं थे। मेरे पिताजी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करना चाहते थे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। अचानक से मेरे फूफा जी का रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा हो गया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वह अपने बेटे की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं। इसीलिए वह हमारे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं। वह चाहते थे कि मेरी शादी उनके बेटे के साथ हो जाए, ताकि हमारी सारी जायदाद खुद ब खुद उनके नाम हो जाए। लेकिन मेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। मेरी माँ को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे भी अपना कज़िन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था। उसकी गलत हरकतों की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी गलत हरकतों के चर्चे पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। कोई भी अपनी लड़की उसे देने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए मेरे फूफा जी चाहते थे कि उसकी शादी मेरे साथ हो जाए, ताकि उनके दोनों काम हल हो जाएं। उन्हें हमारी जायदाद भी मिल जाती और वह मेरे पिताजी को जब चाहते तब बेइज्जत कर देते। लेकिन मेरे पिताजी ने भी फैसला कर लिया था कि मैं अपनी इकलौती और चहेती बेटी को इन लोगों के हवाले नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। एक दिन मैं मार्केट से वापस आ रही थी कि तभी मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें जो आदमी बैठा था वह मुझसे एड्रेस पूछने लगा। मैं उसे एड्रेस बता रही थी कि किसी ने मेरे पीछे से मेरे मुंह पर एक कपड़ा रख दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बंद कमरे में थी। यहाँ मेरे अलावा और बहुत सी लड़कियाँ थीं जो बहुत बुरी हालत में थीं। उन्हें देखते ही मैं समझ गई कि मैं किसी गलत जगह पर पहुँच चुकी हूँ। यहाँ कुछ बच्चे भी थे जिन्हें स्मगलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ पर लड़कियों से ज़बरदस्ती गलत काम करवाया जा रहा था। पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी। मैंने उन लड़कियों से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आईं, तो उन्होंने बताया कि ये लोग हमें किडनैप करके लाए हैं और अब ये हमसे गलत काम करवाएंगे। हो सकता है ये हमें किसी कोठे पर नाचने के लिए बेच दें या फिर हमें दूसरे देश में बेच दें। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा था। मैं डर की वजह से कांप रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं मेरे माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा। पता नहीं वह मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे और मेरे लिए कितने परेशान होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे यहाँ से जल्दी से आज़ादी मिल जाए, ताकि मैं अपने माता पिता के पास जा सकूं। यहाँ सब लड़कियाँ रो रही थीं, चिल्ला रही थीं। यहाँ छोटे बच्चे भी थे। उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था
और दीवार को ऐसे खोद रहा था जैसे उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। मैं उस बच्चे के पास गई, उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तो वह बच्चा मेरे गले से लगकर और ज़्यादा रोने लगा। वह छोटा सा मासूम सा बच्चा था। मैं सोच रही थी कि अगर इन लोगों को इस छोटे से बच्चे पर रहम नहीं आया तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। इतने में वहाँ कुछ लोग आए, उनके हाथ में हथियार थे। वह सब कहने लगे कि चलो, तुम्हारे यहाँ से जाने का समय आ गया है। वहाँ से हम शायद जंगल की किसी जेल में गए थे। अब हम लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। उनमें से मुझे किसी ने बताया कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं और बिना सोचे समझे ये किसी को भी मार देते हैं और पुलिस भी इनके साथ ही मिली हुई है। वह भी उनसे कुछ नहीं कहती है। ये लोग तो खुद पुलिस वालों को भी मार देते हैं। ये इंसान की शक्ल में जानवर हैं। फिर हमें वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और हम में से कुछ लड़कियों और बच्चों को कहीं और भेज दिया गया। वहाँ एक लड़की थी, वह उनकी बात मानने से मना कर रही थी। उन लोगों ने उसे बहुत बेदर्दी से खत्म कर दिया। वह वहीं मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। यहाँ हम ऐसी जगह पर गए थे जहाँ से हमें न सूरज देखने को मिलता था न चांद। कब दिन निकलता कब रात हो जाती हमें कुछ पता ही नहीं चलता था। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे दिया करते थे। यहाँ सब लोग रोते रहते, गुहार लगाते रहते, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं होता था। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पर एक लड़का था जो जिस जगह पर हम लोगों को रखा जाता था वहाँ गश्त लगाने के लिए आता था। एक दिन जब मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी और मैं प्यास से बुरी तरह से तड़प रही थी, तो मैं उसके आगे हाथ पैर जोड़े और फिर उसने मुझे तुरंत ही पानी लाकर पिलाया। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे, लेकिन इतने दिनों में पहली बार वहाँ मुझे कोई ऐसा मिला था जिसने मुझ पर रहम खाया था। उस दिन के बाद से मेरी उस लड़के से कभी कभार बातचीत हो जाया करती थी। उसने मुझसे मेरा नाम और मेरा एड्रेस वगैरह पूछा। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के बारे में भी मैंने उसे सब बताया। मैं उसके आगे बार बार हाथ जोड़कर कहती कि वह मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकाल दे, लेकिन मेरी इस बात पर वह मुझे कोई भी जवाब नहीं देता। एक दिन पूरे गैंग के लोगों पर दूसरे गैंग के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वह लड़का जो मुझसे बात कर लिया करता था उसके चोट आ गई। लेकिन उस वक्त उन लोगों को कहीं पर भी कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था। जब मुझे पता चला कि मेरी जिससे दोस्ती है उसकी जान पर बन आई है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उन लोगों से कहा कि वो लोग मुझे उसके पास लेकर चलें, क्योंकि मैं उसका इलाज कर दूंगी। इसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक मैं उसके साथ ही उसके कमरे में रही और उसकी पूरी सेवा और लगन से उसका इलाज किया और वह बहुत जल्द ही ठीक हो गया। इस बीच मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं इस लड़के से प्यार करने लगी हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि शायद वह मुझसे प्यार नहीं करेगा, इसी वजह से मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। उसका नाम नमन था। एक दिन जब वह मुझसे बात करने के लिए आया तो मैं उससे बात करते करते रो पड़ी। मैंने उसे कहा कि मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। पता नहीं कि वह किस हाल में होंगे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। पता नहीं वह मेरे बगैर जिंदा होंगे भी या नहीं। उसने मुझे दिलासा दिया कि वह मुझे यहाँ से निकाल कर ही रहेगा। वह कहने लगा कि अब मैं इन लोगों का भरोसा जीत लिया है और इसी वजह से अब मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं यहाँ से आज़ादी हर हाल में दिलाऊंगा। अब सिर्फ एक वही था जिस पर मुझे भरोसा था, जिससे बात करके मुझे लगता था कि मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊंगी, लेकिन उस लड़के को किसी ने पुलिस के हवाले कर दिया। शायद उन लोगों को पता चल गया था कि वह मुझे यहाँ से निकालने वाला है। जो आदमी हमारी निगरानी करता था, एक दिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और वह शराब के नशे में बेहोश हो गया। आसपास वहाँ कोई मौजूद नहीं था, तो हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। कोई किसी की मदद के लिए तैयार ही नहीं था।
सब लोग यही सोच रहे थे कि हमें यहाँ से आज़ादी मिल जाए, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी नरक से कम नहीं थी। इतने में वहाँ के लोगों को पता चल गया और उन्होंने हम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों को गोली लगी और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी गोली छू कर निकल गई थी, लेकिन मुझे उस समय सिर्फ वहाँ से निकलना था। अगर मैं यहाँ रह जाती तो हो सकता है कि ज़िंदगी भर यहाँ से कभी नहीं निकलती। इसीलिए मैंने बिना तकलीफ देखे यहाँ से भागना शुरू कर दिया। वह एक सुनसान सा घना जंगल था। मैं उस जंगल में बिना थके बिना रुके भागती रही। बहुत मुश्किल से मैं सड़क पर पहुंची तो मुझे कमज़ोरी ने घेर लिया। मैं बिना कुछ खाए पिए सड़क पर भागे जा रही थी। मुझे थकान और कमजोरी से चक्कर आने लगे और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी। होश में आते ही मेरे पास पुलिस आ गई और मुझसे सवाल जवाब शुरू कर दिए, लेकिन मैं इस हालत में नहीं थी कि उन्हें कुछ बता सकूं। फिर मैंने सोचा कि कहीं ये लोग उस गैंग से मिले हुए ना हो, कहीं ये दोबारा मुझे इस नर्क में ना पहुंचा दे। इसीलिए मैं खामोश रही और मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने मुझे मेरे घर का एड्रेस पूछा और मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर के बाद मेरी माँ वहाँ आ गई। जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो वह कुछ देर मुझे देखती रही। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि मैं उसके सामने हूँ। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वह मुझे गले से लगाकर बहुत रोईं। मैंने उनसे पूछा कि माँ, पिताजी कहाँ हैं? आपके साथ वह क्यों नहीं आए? क्या वह मुझसे नाराज हैं? मुझसे मिलना नहीं चाहते? तब माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद तो लोगों ने तुम्हारे पिता का जीना दुश्वार कर दिया था। जब भी वह घर से बाहर निकलते तो लोगों ने उन्हें ताने देते कि तुम्हारी बेटी तो घर से भाग गई है, तुमने अपनी बेटी की कैसी परवरिश की थी, तुम अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए। जमाने की जली कटी बातें सुनकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये बात सुनकर मैं सदमे में आ गई और माँ के गले लगकर बहुत रोई। मेरी माँ अभी मेरी हालत और बदनसीबी पर रोती जा रही थी। 2 दिन के बाद मेरी हालत में कुछ सुधार आया तो हम लोग घर वापस चले गए। घर में कदम रखते ही मेरे खानदान वालों ने सवाल पर सवाल शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि जब भाग गई थी तो वापस क्यों आई है? किसी ने कहा कि वह लड़का कहाँ है जिसके साथ तू भागी थी? तो किसी ने कहा कि उस लड़के का दिल भर गया होगा जो इसे छोड़कर चला गया। तो फिर किसी ने कहा कि पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करवा कर आई है। किसी ने कहा कि इसकी वजह से इसका बाप मर गया। अरे ये तो अपने बाप की इज्जत ही बेच करके चली गई। किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, कहाँ थी, कैसी थी, मेरे साथ क्या हुआ था। सब ने बस अपनी अपनी सोच के अनुसार मुझ पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। मेरे घर पर पूरा खानदान इकट्ठा था और जिन नज़रों से वो मुझे देख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं लोगों के किस किस सवाल का जवाब देती। उनके तो सवाल थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे और उसे मैं क्या गिला शिकवा करती। यहाँ तो अपने खानदान वाले ही साथ देने को तैयार नहीं थे। आज मुझे औरत होने का एहसास हुआ था। हमारे समाज में एक औरत अगर सारी रात बाहर रहे तो वह अपवित्र हो जाती है, फिर चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो। यहाँ तो मैं पूरे 7 महीने के बाद वापस आई थी, फिर लोग मुझे कैसे अपना लेते। मेरे खानदान वालों ने मेरी माँ से कहा कि अगर तुम इस लड़की के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें इस घर से और हमसे सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, नहीं तो इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। माँ अपनी संतान को किसी हाल में नहीं छोड़ती। मेरी माँ ने भी यही किया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद मैं और मेरी माँ ने वो घर छोड़ दिया और हम दूसरे शहर आ गए। हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे बाबा के एक दोस्त थे जो मेरे बचपन से ही हमारे घर आते जाते थे और मुझे बहुत प्यार भी करते थे। उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई और सहारा नहीं रहा था। हम उनके घर चले गए। वो हमें अपने घर देखकर चौंक गए। उन्होंने हमें अंदर बुलाया और हमसे पूछा कि हम अकेले इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमने उन्हें पूरी बात बताई तो वो हमें अपने घर में रखने को तैयार हो गए। हम बैठकर बातें ही कर रहे थे कि वहाँ अचानक एक लड़का आ गया जो कि बच्चों वाली हरकतें करने लगा।
मैंने उनसे पूछा कि अंकल ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरा बेटा है, वो दिमाग से कमज़ोर है। उन्होंने बताया कि ये पहले ऐसा नहीं था, एक एक्सीडेंट में इसके दिमाग पर चोट लग गई थी, तब से ही ये ऐसा हो गया है। उनका बेटा 30 साल का था, लेकिन वह बिल्कुल 10 साल के बच्चों की तरह हरकतें करता था। उन्होंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने भी उसका इलाज करने से मना कर दिया। अब हम उनके घर रहने लगे। उनका बेटा, जिसका नाम अमित था, वह सारा दिन बच्चों वाली हरकतें करता रहता। वह खेलने के लिए खिलौने मांगता या फिर अपने पिता से जिद करता कि वह उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं। अब वह मेरे साथ भी खेलने लगा था। अब उसे मेरे साथ बातें करना और खेलना अच्छा लगता था। जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो वह मुझसे बात नहीं करता था। मुझसे कहता था कि मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करता। मेरे बाबा ने मुझे मना किया है कि मेरा भी समय उसके साथ अच्छा गुजरता था। मेरे साथ ही वो खाना खाता। मेरी माँ ने भी आसपास के लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। लोगों के घरों में काम करके हमारा गुजारा चल जाता था। अंकल का हम पर बहुत एहसान था कि उन्होंने रहने के लिए हमें अपने घर में जगह दी थी। हम उन पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बन सकते थे, इसीलिए माँ काम करके अपना गुजारा खुद ही करती थी। एक दिन बाबा के दोस्त ने माँ से कहा कि बाबा ने बचपन में ही अमित का और मेरा रिश्ता तय कर दिया था, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर लें। ये सुनकर माँ के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अंकल ने बताया कि हो सकता है तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया हो, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि बड़े होने के बाद हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। माँ ने कहा कि लेकिन आपका बेटा तो शादी करने के लायक ही नहीं है, वह तो अभी बच्चा है, उसे तो शादी का मतलब भी नहीं पता। लेकिन अंकल ने भी जिद पकड़ ली, अगर मेरी शादी उनके बेटे से होगी तभी हम उनके घर में रह पाएंगे, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अंकल, जिन्हें मैं अपना बाबा समझती थी, वह मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। लोग अपना मतलब निकालने के लिए इतना गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ ने कहा कि ठीक है, हम इस घर से चले जाएंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे पागल बेटे से नहीं करूँगी। मैं सारी रात इस बारे में सोचती रही। अगर हम इस घर से चले गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो अब कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। अमित, जो बिल्कुल देखने में ठीक ठाक लगता था, उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसका दिमाग बच्चों वाला है। वह देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो बात करता तो बच्चों की तरह करता। जब सुबह हुई तो माँ ने मुझसे कहा कि चलो बेटी, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैंने माँ को समझाया। मैंने कहा कि मैं अमित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं अमित से शादी कर लेती हूँ तो कम से कम हमारे सर से छत तो नहीं जाएगी। वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा? हमारे खानदान वालों ने भी हमें निकाल दिया है, और कोई भी लड़का जब मेरे अतीत के बारे में जानेगा तो वह मुझसे शादी के लिए इनकार ही कर देगा। इससे बेहतर है कि मैं अमित से शादी कर लूँ। मेरी माँ मेरी बात सुनकर रोने लगी, कहने लगी कि मेरी बेटी कितनी बदनसीब है। वो उस समय को कोसने लगी जब मैं किडनैप हुई थी। कहने लगी कि कीड़े पड़े उन लोगों को जिसने मेरे साथ ये सब किया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अमित मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि कंचन, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। मैंने उसे खाना बना कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मैं यहाँ से कभी ना जाऊँ, हमेशा उसके लिए ऐसे ही खाना बनाकर उसे खिलाती रहूं। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी और अमित की शादी हो गई, लेकिन माँ मेरी शादी में मौजूद नहीं थी। वो तो बेचारी कमरे में बैठकर मेरी बदनसीबी पर रो रही थी। शादी के बाद अमित की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। मैं उसे सारा दिन ऐसे ही संभालती जैसे बच्चों को संभालती। वह मुझे रोज़ कोई ना कोई ज़िद करता रहता, मुझसे उसकी हर ज़िद को पूरा करना पड़ता। अब अंकल भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती रहती कि मेरा पति ठीक हो जाए। भला मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होती कि अमित का दिमाग ठीक हो जाए।
वो पहले की तरह हो जाए। मैं रोज़ मंदिर जाती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुननी शुरू कर दी थी। अमित पहले से बेहतर होता जा रहा था। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया और उसका सारा इलाज दोबारा शुरू कर दिया। डॉक्टर ने भी अपनी तरफ से पूरी उम्मीद दिलाई। अब मैं अमित का और ज़्यादा ख्याल रखती। जैसे जैसे डॉक्टर बताते वैसे वैसे मैं करती जाती। अमित की हालत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। अब वह किसी भी चीज़ के लिए ज़िद भी नहीं करता था। लेकिन अमित जैसे जैसे ठीक हो रहा था, पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होता जा रहा था। ना तो वह मेरे पास बैठता था और ना ही मेरे हाथ का खाना खाता था। अमित के ठीक होने पर मेरी एक उम्मीद जगी थी, लेकिन मेरी किस्मत को मेरा खुश रहना मंजूर नहीं था। मेरी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। और कुछ दिन बाद पता चला कि मेरी माँ को कैंसर हो गया है। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया। वो सारा दिन बीमार पड़ी रहती थी। हमारे पास जो भी पैसे थे वह माँ के इलाज में ही लग चुके थे। अब मेरे पास माँ का इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं थे और अंकल ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। और मेरे पास सरकारी अस्पताल जाने के अलावा अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी माँ को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहाँ 2 महीने तक उनका इलाज चलता रहा। मैं ज़िंदगी से थक चुकी थी। सारी सारी रात मैं अपनी माँ के पास बैठी रहती और प्रार्थना करती रहती कि मेरी माँ मेरी आखिरी सहारा है। हे भगवान, तुम उनको मुझसे मत छीनना। लेकिन भगवान ने मेरी कभी नहीं सुनी, तो आज कैसे सुन लेता। एक दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। इस बीच अमित की हालत में भी बहुत सुधार आ गया था। लेकिन अब अमित मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं था। पहले मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरी माँ। मेरे पास सिर्फ अमित का सहारा बचा था, लेकिन उसने भी मुझे धुतकार दिया। अब मेरे पास जीने के लिए कोई वजह बाकी नहीं रही थी। मैं जीती तो किसके लिए जीती। कोई रिश्ता मेरे लिए अब बाकी नहीं रहा था। मैंने सोचा था कि अमित के ठीक होने के बाद हम हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। अमित से शादी करने के बाद भी हम कभी साथ नहीं थे। एक पत्नी को जो अपने पति से मोहब्बत और सम्मान मिलना चाहिए वह मुझे कभी नहीं मिला था। लेकिन फिर भी मैंने खुशी खुशी अमित के साथ वो रिश्ता निभाया। सोचा अमित के ठीक होने के बाद शायद मुझे वह सब कुछ मिले जो एक पत्नी का हक होता है। लेकिन मेरी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अमित ने बिल्कुल ही मेरी तरफ देखना बंद कर दिया था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दुनिया की हर औरत को इसी खुशी का इंतज़ार होता है, लेकिन मैं बदनसीब इस खबर के बाद समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी हूँ। मेरे पास दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बाकी था जहाँ मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह मेरी संतान भी इस दुनिया में बदकिस्मती के साथ पैदा हो। जो तकलीफ़ें और परेशानी मुझे इस दुनिया में मिली हैं वो मेरी संतान भी उठाए। मैं हॉस्पिटल गई और मैंने एक नर्स से अपने अबॉर्शन की बात की। उसने चेक करने के बाद मुझे बताया कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। वहाँ हॉस्पिटल से घर वापस आते हुए मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि पता नहीं अमित मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगा। जो एक पति का फ़र्ज नहीं निभा सका वह बाप का फ़र्ज कैसे निभाएगा। मैं घर वापस आ गई और ऐसे ही 9 महीने पूरे हो गए। इन दिनों मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई और मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे का मुंह देखकर मेरे अंदर ममता जाग गई। मैंने उसे सीने से लगा लिया और मैं अपने आप से सवाल करने लगी कि मैं कैसी माँ थी जो अपने बच्चे को ही मारना चाहती थी। आज मुझे माँ होने का एहसास हुआ था। माँ और बच्चे का रिश्ता कितना खास होता है। मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हो रही थी और भगवान से माफ़ी मांग रही थी। एक पल में ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। अमित का बर्ताव अभी मेरे बेटे के साथ अच्छा था। वो भले ही मेरी तरफ नहीं देखते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन वह अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहते थे। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरी औलाद को प्यार मिल रहा था। मेरा सारा दिन बच्चे के काम में गुजर जाता था। अब मैं थोड़ी खुश रहने लगी थी। मुझे भी लगा था कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी है।
मेरा भी खुशियों पर कुछ हक है। और मेरा बेटा, जिसका नाम मैंने अंश रखा था, इतना बड़ा हो गया था कि वह मुझे माँ कहकर पुकारता था, जिससे मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरी ज़िंदगी में भी कोई खास रिश्ता आ गया था जिसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता था। एक दिन जब अमित घर से काम के लिए निकले तो वह वापस ही नहीं आए। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि मोहल्ले में एक आदमी ने आकर मुझे बताया कि अमित का तो एक्सीडेंट हो गया है और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा था। मैं, जो अब थोड़ी बहुत खुश रहने लगी थी, फिर से मुझे मेरी बदकिस्मती ने घेर लिया था। मैं फिर से अकेली हो गई थी। अमित भले ही मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन वह मेरे बेटे से बहुत प्यार करते थे, उनका हर तरीके से ख्याल रखते थे। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। यही सोचकर मैं सारी सारी रात जागती रहती। घर में जो पैसे थे वह भी खत्म हो गए थे। अब मेरे पास अपने बच्चे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। मेरा बच्चा भूख से रोता रहता, लेकिन मेरे पास उसे कुछ खिलाने के लिए नहीं होता। एक माँ तो भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। मैंने घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया और मुझे वहाँ से जो कुछ भी मिलता मैं अपने बच्चे के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती और उसे खिलाती। लेकिन उस घर में जो आदमी था उसकी नज़र मुझ पर ठीक नहीं थी। जब भी मैं काम करने जाती तो वह मुझे घूरता रहता। एक दिन तो हद ही हो गई, उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मैंने ये बात उसके घर वालों को बताई तो उन्होंने उल्टा मुझे ही झूठा साबित करके काम से निकाल दिया। इसी दौरान मेरी एक पड़ोसन मेरे घर आई और मुझसे कहने लगी कि मैं सिलाई सेंटर में सिलाई करने जाती हूँ, अगर तुम भी वहाँ जाना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वहाँ हमारी तनख्वाह बहुत अच्छी है और मालिक भी रहमदिल है, वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे भी कुछ ना कुछ काम की ज़रूरत थी, इसीलिए उसके साथ जाने की मैंने हामी भर दी। अगले दिन मैं उस औरत के साथ सेंटर चली गई। वहाँ जो उसका मालिक था तो वो तो उस वक्त नहीं था, लेकिन उसका सेक्रेटरी था जिसने मुझे काम पर रख लिया था। मैंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर मैं अपना चेहरा हर समय घूंघट से ढके रहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इससे पहले मैं जहाँ काम करती थी और वहाँ जिस आदमी ने मेरे साथ जो करने की कोशिश की, ऐसा ही कुछ अब मेरे साथ दोबारा से दोहराया जाए और किसी की भी मुझ पर गलत नज़र पड़े। इस वजह से मैं हर समय पर्दे में ही रहती। ये एक बहुत बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री थी, वहाँ बहुत सारी औरतें काम करती थीं। मुझे यहाँ से अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। अब मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया था। अब ज़िंदगी कुछ बेहतर गुजर रही थी। वहाँ से कपड़े सिलकर बाहर जाते थे। एक दिन जब मैं खाना खाने के लिए स्टोर रूम की तरफ जा रही थी कि तभी मेरी नज़र एक जलते हुए तार पर पड़ी। उसमें शायद अभी के अभी शॉर्ट सर्किट हुआ था। मैंने तुरंत ही चिल्लाना शुरू कर दिया। वहाँ तुरंत ही सिलाई करने वाली औरतें इकट्ठी हो गईं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से कुछ लोग बाहर सिक्योरिटी को बुलाने के लिए गए, लेकिन तब तक धीरे धीरे आग बढ़ती ही जा रही थी, जिसे देखकर अफरा तफरी मचने लगी। हर कोई वहाँ से भाग गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके आग बुझाने वाला जो यंत्र वहाँ रखा था उसका तुरंत ही इस्तेमाल किया और वक्त रहते ही मैंने उस आग को बुझा दिया, जिससे आग पूरी फैक्ट्री में नहीं फैल पाई। जब सिक्योरिटी गार्ड आया तो मैंने सारी आग को बुझा चुकी थी। इसके बाद तुरंत ही फैक्ट्री के मालिक को ये खबर दी गई और वह भी थोड़ी ही देर में वहाँ आ गए। जब उन्हें पता चला कि मैंने इस घटना को रोने से बचाया है तो वह मेरी बहुत तारीफ करने लगे। उन्होंने मुझे शाबाशी दी और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाईं और मालिक ने यह ऐलान किया कि वह मुझे इनाम के रूप में 1 लाख रुपए देंगे, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया है जिससे मालिक को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके बाद फैक्ट्री के मालिक हर रोज़ फैक्ट्री में आने लगे और वह मुझे काम करते हुए देखते और मेरी बहुत तारीफ करते। वह बोलते कि तुम बहुत दिल लगाकर काम करती हो। मेरी और उनकी अब अक्सर बातचीत होने लगी थी, लेकिन मैं अभी तक उनका चेहरा नहीं देखा था,
क्योंकि मैं हर समय घूंघट में रहती थी और सामने से नज़र उठाकर उनकी तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। एक दिन उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मेरे घर पर कौन कौन है। मैंने उन्हें अपने बेटे के बारे में बताया और अपनी बदकिस्मती की ज़िंदगी के बारे में बताया कि मेरे पति का देहांत हो गया है। उन्होंने ये बात सुनकर बहुत अफसोस जताया। वह एक अच्छे आदमी थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल वह एक लड़की से मोहब्बत करते थे। मैंने उनसे पूछा कि अब वह लड़की कहाँ है? उन्होंने मुझे बताया कि मैं पहले एक गैंग में था। वह गैंग लड़कियों को पकड़कर उनसे गलत काम करवाती थी और वहीं पर मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और उस लड़की से मोहब्बत के बाद मैंने सोचा कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। लेकिन इससे पहले कि मुझे पुलिस ने ही अरेस्ट कर लिया था, मैं पुलिस का सरकारी गवाह बन गया और मैंने पुलिस को उस गैंग के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जब तक मैं पुलिस को लेकर वहां पहुंचा तब तक तो वहां से सभी लोग निकल चुके थे। वह लड़की भी शायद वहां से भाग गई थी। मैंने उस लड़की को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैं उसके घर पर भी गया। उसके घर जाकर मुझे पता चला कि उसके खानदान वालों ने तो उसे निकाल दिया है। उसके बाद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मेरे पास उस लड़की की फ़ोटो है। कल मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो को दिखाऊंगा। दूसरे दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने उनसे उस लड़की की फ़ोटो देखने के लिए मांगी। उन्होंने जब मुझे वह फ़ोटो दिखाई तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो तो मेरी ही तस्वीर थी। मैंने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। मैंने उसे अपना चेहरा दिखाया तो वह बहुत खुश हुआ और मुझसे कहने लगा कि ये तुम थी कंचन। मुझे तुम्हें देखकर हमेशा अपनेपन का एहसास होता था। मैं भी जब नमन का चेहरा देखा तो मैं हैरान रह गई कि इतने दिनों से नमन मेरे आसपास ही था, लेकिन मैं फिर भी उसे पहचान ही नहीं पाई। एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए कहा। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उसके बाद उनसे शादी के लिए हाँ कह दिया। मैं भी अब अपनी ज़िंदगी से थक चुकी थी। मुझे भी अब किसी सहारे की ज़रूरत थी। नमन मेरा और मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखते थे। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे। उनसे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे बदल गई थी। मेरा बेटा अब उनसे बहुत मोहब्बत करता था। नमन और अंश रोज़ रात को घंटों मेरे बारे में ही बातें करते। नमन सारे दिन की बातें अंश से पूछते। अगर मैंने अंश को डांटा होता तो वो अपने पिता से मेरी शिकायत करने लगता था, और जब नमन मुझे इस बात के लिए डांटते कि मैंने अंश को क्यों डांटा तो अंश उनसे कहता कि मैंने आपको माँ को डांटने के लिए तो नहीं कहा था, और फिर हम लोग खिलखिलाकर हंसने लगते। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। एक दिन नमन ने मुझे बताया कि मेरे फूफा ने ही मुझे किडनैप करवाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लालच में लोग अपनों के साथ ही इतना गलत कर सकते हैं। अब मैं पूरी तरीके से अपना अतीत भूल चुकी थी। हो सकता है भगवान ने मुझे इसीलिए इतनी तकलीफ़ें दी हों कि मुझे आज का दिन दिखा सकें। आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी। मेरा पति भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।